अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। अब वन डायमेंशन वेव इक्वेशन की अब जो ये डेरिवेशंस होती हैं इनके अंदर ये होता है, एक तो काफ़ी इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह याद करनी होती हैं और इनके अंदर सपोजिशंस भी होती हैं। तो इसकी इस डेरिवेशन के अंदर काफ़ी सारा कुछ है जो आपने मेमोराइज़ करना है, याद रखना है। तो याद रखने वाली चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी और उसके साथ जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, एक्सप्लेनेशन होगी या कोई जो चीज़ें होंगी ऐसी जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और डायग्राम अभी तो फ़िलहाल मैं वो KL मीर की ऑरेंज बुक से ही आपको करवाऊँगी है। उसके साथ मैं आपको ना एक डायग्राम जो है वो जो इसका ओल्ड एडिशन है ना उसके अंदर से है, मैं वो आपको वहाँ से करवाऊँगी क्योंकि वो वहाँ से समझने में ज़रा आपको आसानी रहेगी और याद करने में भी ज़रा आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन। इसके अंदर ये है कि जो चीज़ें आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं मैं आपको वो भी बता दूँगी और जो पॉइंट्स आप लोगों ने एज इट इज़ लेने हैं मैं वो भी बताऊँगी आपको। डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशन वेव इक्वेशन टू ड्रीव द इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग। अच्छा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस होती हैं जो वर्टिकली होती हैं। अब एक स्ट्रिंग है यानी कोई रस्सी का टुकड़ा है, अगर वो वाइब्रेट हो रहा है तो वो इस तरह से होगा ना, ऊपर की तरफ ऐसे। एक रस्सी है, जब हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट होगी। तो किसी भी वाइब्रेशंस जो होती हैं ना वो जो वर्टिकली यानी परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ को जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस होती हैं। वी कंसीडर द मोशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ फाइनाइट लेंथ, यानी एक फाइनाइट लेंथ की हम लोगों ने एक रस्सी लेनी है और हमने उसको स्ट्रेच करना है, खींचना है और हमने जो है ना उसकी मोशन को जो है ना उसको कंसीडर किया हमने। आगे जी, टू ऑब्टेन द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी मेक द फॉलोइंग एजम्पशंस। अब इस इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाने के लिए हमने नीचे कुछ एजम्पशंस हैं जो 8 हैं जो आपने एज इट इज़ याद करनी है। उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लेना, साथ आपने उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रिंग ये इसका मेन टाइटल है इसका। तो आपको ये एक तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी आ सकती है या आपको आ सकता है कि ड्राइव करें इक्वेशन फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। तो दोनों सूरतों में आप लोगों ने यही काम करना है जो है। पहली असम्पशन है द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच इन ए टाइट पोजीशन। एक जो रस्सी है उसको टाइट पोजीशन में स्ट्रेच कर दिया गया। बहुत आसान है, देख के पता चल जाएगा कि आपको क्या कहा गया। फिक्स एट द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट पर उसको फिक्स कर दिया। देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट एट दीज एंड पॉइंट्स थ्रू आउट द मोशन, यानी कि वो दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं और वो कोई डिस्टेंस तय नहीं करेंगे, पूरी मोशन जो है वो होती रहेगी लेकिन वो पॉइंट्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। आगे है द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स द फोर्स विच स्ट्रेच द स्ट्रिंग, यानी कि उन्होंने टेंशन जो है उसका भी उन्होंने बता दिया है कि टेंशन क्या होती है। टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी कि द फोर्स विच जो कि जो स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रही है इज़ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी एंड इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। अब उस कर्व के ऊपर टेंजेंट है ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। एंड दिस मीन्स दैट द स्ट्रिंग इज़ इलास्टिक एंड देयर इज़ नो एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। अब ये किन टेंजेंट्स की बात हो रही है और यहाँ पे किस फोर्स या किस कर्व की बात हो रही है वो सब मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट असम्पशन देखते हैं। हाँ जी जी, वेट ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द टेंशन इन इट। टेंशन क्या थी, वो फोर्स जो उसको स्ट्रेच कर रही है, अभी हमने पहले पढ़ लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वेट ऑफ ए स्ट्रिंग इज स्मॉल, यानी कि जो उसके अंदर टेंशन है उसका वेट जो है वो स्ट्रिंग के वेट से ज़्यादा है। और द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उसकी जो लेंथ है यानी जो हाँ जो इसकी लेंथ है, जो लंबाई है उस रस्सी की, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल है कंपेयर टू दी लेंथ, यानी उसकी लेंथ है। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जितना वो रस्सी डिस्टेंस कवर कर रही है वो स्मॉल होगा उसकी लेंथ से, इज़ स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ। एंड द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेस्ड स्ट्रिंग इज़ स्मॉल कंपेयर टू 1। अब जो उसकी स्लोप्स होंगी वो भी स्मॉल होंगी कंपेयर टू 1। देयर आर ओनली प्योर ट्रांसफर वाइब्रेशन, सारी वाइब्रेशन जो होंगी वो ट्रांसफर्स होंगी यानी परपेंडिकुलर होंगी। अगर द डेंसिटी मास पर यूनिट ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी उसके ऊपर नहीं लग रही होगी। ये सारी असम्पशंस आपने याद करनी है, इनको मद्देनज़र रखते हुए यानी इनको नॉलेज में रखते हुए हम लोग उसकी डायग्राम भी बनाएंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये सारी जितनी भी इंग्लिश लिखी हुई है, वैसे तो ये बहुत ईजीली आपको मेमोराइज हो जाएगी, पढ़ लेंगे अगर आप 2-4 दफ़ा 3 दफ़ा,
याद हो जाएगी, लेकिन आप इसको चाहें तो स्मॉल भी कर सकते हैं। वो सपोज दैट द स्ट्रिंग इज ओरिजिनली लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब हम लोगों ने सपोज किया है कि जो स्ट्रिंग है वो जो है वो एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है हमारे पास। सो डैट दिस डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट एक्स एंड एनी टाइम मे बी डिनोटेड एज। अब उन्होंने कह दिया जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो यू ऑफ एक्स टी है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो हमारी रूप है वो एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारी वो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, मैं इसको रूप बोल दी स्ट्रिंग है, और ये एक पॉइंट हमारा एक्स है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने कहा यू ऑफ एक्स टी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ डेल एस। अब जो लेंथ की वाइब्रेशन हो रही है यानी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें से हम कोई एक लेंथ जो है वो डेल एस उठा लेते हैं एंड राइट। आप लोगों ने ये चीज़ हम लोगों ने पहले मैकेनिक्स वगैरह में भी पढ़ी हुई है कि पूरे एलिमेंट्स बनाते हैं हम किसी चीज़ के और उसके अंदर से छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, स्मॉल लेंथ, और उसे हम डेल कह लेते हैं, और डेल एस हमने कह दिया राइट इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सिंस द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। यानी कि एक स्ट्रिंग जो है वो भी ज़ाहिर है परपेंडिकुलर ही कर रही है, और उसी स्ट्रिंग में से जब हमने एक एलिमेंट उठाया तो वो भी परपेंडिकुलरली ही वो जो है वो वाइब्रेट करेगी। उसके बाद बट द टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, जब इसके अंदर आपने जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि एक्स है उसका हमने जो अब अच्छा जी, अब इस वाली जम्पशन पे आ जाएं जी। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच स्ट्रेस इज कांस्टेंट, उन्होंने कहा टेंशन कांस्टेंट है, और उन्होंने साथ कहा टेंशन ऑफ द कर्व और प्रोफाइल ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम। अच्छा जी, अब ये फॉर एग्जांपल हमारी जो है स्ट्रिंग है उसका एक पॉइंट है, ये उसका दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट में थोड़ी सी चेंजिंग यानी वो यहाँ तक जब आई है ना तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया जो हमारे पास डेल एक्स है। उसके बाद जब उसकी वाइब्रेशन हो रही है ना, वाइब्रेशन से जाहिर है जब एक रस्सी है उसको जब हम लोग घुमाते हैं स्किपिंग में जब हम लोग करते हैं तो वो ऊपर से गोल गोल ऐसे होती है, गोल हो जाती है ना, इधर से पकड़ा रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया तो वो कर्व्स ही बनाती है ना। तो उस कर्व के हवाले से इन्होंने बात की है कि कर्व ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रिंग को भी जब हम स्ट्रेच करते हैं ना तो उसके अंदर जो है वो इलास्टिक यानी कि एक सख्त नहीं, ये जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं ना उसमें इलास्टिक है नहीं, उसके अंदर लचक है, लचक वाली स्ट्रिंग की बात हो रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो अजम्पशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं उनसे भी हम लोग हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, अब हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ टेंजेंट्स भी ड्रॉ करने हैं। अब ये कर्व बन गई, उस कर्व पे हम लोगों ने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये, और यहाँ से ये टॉर्क हमने इसलिए लगाया कि टॉर्क क्या है, कोई फोर्स होती है किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, टॉर्क। तो यहाँ पे भी टॉर्क आएगा, यहाँ पे भी टॉर्क आएगा, दोनों तरफ से रस्सी को घुमाया जा रहा है। उसके बाद एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से हमारे पास जो एंगल बने हैं वो अल्फ़ा, और ये एंगल क्या आ गया हमारे पास बीटा। टॉर्क जो फोर्स है वो किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए यूज़ हो रही है, और क्योंकि ये बात वर्टिकल चीज़ों की परपेंडिकुलर एक चीज़ की बात हो रही है, और जो हमने अल्फ़ा और बीटा एंगल हैं वो स्ट्रिंग से वर्टिकल हैं, स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर हैं, डेट्स वाई हम लोग अल्फ़ा और बीटा जो हैं इन दोनों को जो है साइन के साथ देंगे, यानी इसको हम साइन अल्फ़ा कह देंगे और इसको हम लोग साइन बीटा कह देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अच्छा जी, एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग यानी जो एलिमेंट भी हम लोगों ने ले लिया वो स्ट्रिंग में परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस से कर रहा है। देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एलिमेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मोशन बट द टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास, ये जो ऊपर का पॉइंट है हमारे पास बीटा वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वर्टिकुलर की बात हो रही है तो ये साइन बीटा है, और टॉर्क मैंने आपको बता दिया इसकी फोर्स है, उसको हम लोग माइनस करेंगे जो थोड़ा सा नीचे पड़ा हुआ पॉइंट है उसमें से ये स्ट्रिंग की वाइब्रेशंस यानी जो कर्व बना रहा है उससे ये पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं। यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ द इक्वेशन ऑफ मोशन विल देयर फॉर बी। अच्छा जी, अब हम लोग ने बात करनी है यूजिंग, ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया, वैसे उधर भी यही चीज़ लिखी हुई है बुक के ऊपर। यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टोटल फोर्स इज इक्वल टू मैस एक्सलरेशन। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स है वो हमारी ये हम लोगों ने निकाली है, टोटल फोर्स
टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हमने निकाली है वो ये है। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सलरेशन। तो मैस, ये मैस की वैल्यू और एक्सलरेशन की कैसी आई है, मैस की देखें जी। सबसे पहले मैस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है रो इनटू लेंथ। तो ये जो रो है और लेंथ हमने क्या ली है, डेल एस जो है वो हमने एक एलिमेंट स्ट्रिंग का उठा लिया, वो हमारे पास लेंथ आ गई। उसके बाद अब जो एक्सलरेशन है हमारे पास वो आया है पार्शल स्क्वायर यू और पार्शल टी स्क्वायर क्यू। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारा है यू ऑफ एक्स टी। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी। तो वो क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी आ जाएगी, ये वेलोसिटी। और अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एक्सलरेशन। मींस कि जब इसका रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, मतलब डेरिवेटिव होता है ना, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि एक्स और टी दो वेरिएबल्स हैं, उसका फंक्शन है, तो जो डेरिवेटिव है वो पार्शियल आएगा और रेट ऑफ चेंज जो है वो डेरिवेटिव ही होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है हमारे पास एक्सलरेशन होता है। तो ये हम लोगों ने इसका डबल डेरिवेटिव आ गई, हमारे पास एक्सलरेशन आ गई, ये मैस आ गया, यहाँ पे हमने एक्सलरेशन लगा दिया, यहाँ पे मैस लगा दिया। उसके बाद यहाँ से हमने दो, इधर से हम लोगों ने टॉर्क को कॉमन ले लिया और यहाँ पे जो टॉर्क है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब ये जो हम लोगों ने लिया है चेंज, एक जो लेंथ उठाई है हमने, अब इस तरह का हम लोग पढ़ते तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक चेंज, एक पॉइंट जो एक्स है, फिगर के अंदर भी जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स से एक पॉइंट से स्ट्रिंग और दूसरा जो स्ट्रिंग का पॉइंट है एक्स है, और जब ज़ाहिर है जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ तक जो इसका पॉइंट आ रहा है वो चेंज ही है ना, वो लेंथ दोबारा वही तो नहीं ना हो सकती। अगर ये पॉइंट एक्स है तो ये पॉइंट एक्स नहीं हो सकता, ज़ाहिर है चेंज पॉइंट आएगा। तो उसके अंदर जो चेंज हमने लिया था वो डेल एक्स है, तो जो जो चेंजेस हैं वो हमने लिए डेल एक्स प्लस। इसी तरह से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का भी छोटा सा, यानी जो इसकी बात हो रही है ना लेंथ की, तो इसके अंदर से ले लिया हम लोगों ने। इसके इस तरह की हम लोग चेंजेस और ये डिफरेंशियल्स के हवाले से ना हम लोग ये बनाते रहे हैं पहले भी। अब हमने क्या किया, यहाँ से डेल एक्स को हम लोगों डेल एक्स को कॉमन निकाल लिया, डेल एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर डेल एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लिया यहाँ पे 1 आ गया, और ये इसके साथ डेल एक्स नहीं था तो ज़ाहिर है नीचे डिवाइड हो गया, ये बाहर आ गया। उसके बाद ये वाला जो पूरा है इसको हम यू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डेल एक्स जो है हमने कह दिया ये एक बहुत छोटा सा, हमने इसको कह दिया छोटा सा पार्ट है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है ऑलमोस्ट, यानी बहुत एग्जैक्ट इक्वल नहीं, इस इक्वल को हम एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहते, लेकिन तकरीबन वाली जो बात होती है वो डेल एक्स के इक्वल है। एंड द लास्ट रिजल्ट फॉलो द फैक्ट दैट स्लोप जो है वो हमारी क्या है, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेस्ड स्ट्रिंग इज़ स्मॉल कंपेयर टू 1। अब देखें जब टेंजेंट्स होते हैं तो हम उनके स्लोप्स भी तो निकालते हैं ना, तो स्लोप्स क्या होती हैं हमारे पास 10। अब उन्होंने कहा है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेस्ड स्ट्रिंग इज़ स्मॉल कंपेयर टू 1। अब उन्होंने बता दिया है कि इसकी स्लोप जो है ये क्या है, ये जो स्लोप है उसकी वो 1 से कम है, और 1 से उन्होंने 2 दफ़ा लेस लगाया, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए हमने 1 प्लस एक 1 से भी कम स्लोप है तो क्या हो जाएगा 1.22 1.00, यानी बहुत कम है तो 1.00 यानी बहुत छोटी चीज़ है ये, तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए हम उन्होंने कहा है कि तकरीबन डेल एक्स का इक्वल है। इसी तरह से उन्होंने कहा सिमिलरली जो अल्फ़ा और बीटा आर स्मॉल बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, जैसे स्लोप लेस देन 1 है इसी तरह अल्फ़ा और बीटा भी स्मॉल हैं, इसी यही रीज़न जो ऊपर उन्होंने इसके लिए दी है वही है। देयरफॉर अब साइन अल्फ़ा जो है वो तकरीबन हमारे पास टेन अल्फ़ा, टेन हमेशा हम लोग जब भी स्लोप निकालते थे हमारा फॉर्मूला यही होता था ना, टेन इज़ इक्वल टू समथिंग। तो टेन और जो हमारी स्लोप है वो यू एक्स ऑफ एक्स टी है, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग एट एक्स, यानी कि जब एक्स पे है पॉइंट तो हमने जो स्लोप निकाली है वो हमारी साइन अल्फ़ा होगी, और वो तकरीबन हमारा इस टेंजेंट यानी जो टेंजेंट बन रहा है उसकी स्लोप टेन अल्फ़ा के इक्वल तकरीबन होगी। इसी तरह से एंड साइन बीटा जो तकरीबन है वो टेन बीटा की होगी, और एट ये हमारा यू ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल एक्स टी, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट पॉइंट एक्स प्लस डेल एक्स टी, यहाँ पे हमारा जो यू होगा वो एक्स प्लस डेल एक्स होगा, और यहाँ पे हमारा जो यू होगा वो डेल एक्स ही होगा। इसी तरह से ऑन सब्सटीट्यूटिंग द फॉलोइंग वी हैव, अब उन्होंने क्या किया है हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास तकरीबन आई है यू एक्स ऑफ एक्स टी। इसी तरह से साइन बीटा की जो वैल्यू आई है वो यू एक्स एक्स प्लस डेल एक्स टी है। अच्छा दी यहाँ पे अब इनके डेरिवेटिव्स हैं, तो अब हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना,
पार्शल ओवर पार्शल एक्स। अब जब हम लोगों ने साइन बीटा की वैल्यू पहले लगाई माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू बाद में लगा दी, इज इक्वल टू हमारे पास किसके था, रो बाय टॉर्क, और साथ हमारे पास था डेल एक्स और यू डबल टी, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू निकली थी u का विद रिस्पेक्ट टू t डबल डेरिवेटिव था। उसके बाद अब हमने इसको दोबारा से u x में चेंज कर लिया, पहले हमने इस तरह खोल के लिखा और इसको भी u x में चेंज कर दिया। यहाँ पे डेल x मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रो बाई टी और u डबल टी आ जाएगा। ये पूरी चीज़ हमारे पास जब हम लोग पढ़ते थे डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ते थे, तो डेरिवेटिव की जो बाय डेफिनेशन जो हम लोग किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते थे बाय डेफिनेशन, तो वो हम लोग इसी तरह से लेते थे ना, इसी तरह की कोई इक्वेशन बन जाती थी। तो अब हम लोग अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब क्या करते थे, इस तरह से हम लोग उसकी कोई वैल्यू बनाते थे, उसके बाद हम उसको डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कह देते थे। तो जब जैसे ही उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होती थी तो वो उस चीज़ का क्या बन जाता था, डेरिवेटिव। अब क्योंकि पार्शियल में सारा काम हो रहा है तो हम इसका पार्शियल ही लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स काम हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव यू एक्स का चेंज के साथ और सिंपल के साथ उसका जो डेरिवेटिव है यू एक्स का एक्स पी का, वो सिंपल हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद ये किसके इक्वल होगा, रो ऑफ टॉर्क यू डबल टी के। इसको भी चाहे खोल के लिख लें, पार्शियल यू डबल पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी। सॉरी, एक और मिस्टेक ये, इसकी इधर जो वेरिएबल होता था हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते थे। अब इधर जो वेरिएबल है उसमें ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है यू एक्स। अब हमने उसके ऊपर जब दोबारा ये सारा फार्मूला अप्लाई किया, उसकी लिमिट लेंगे, यानी उस एक जो चीज़ है जिसको हम लोग ऑलरेडी उसका डेरिवेटिव है और उसको दोबारा से हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन वाले फार्मूले में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डबल डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा और ये भी हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है कि ये चीज़ आ गया हमारे पास, पता रो बाय टॉर्क जो है हमारे पास एक है वो कांस्टेंट वैल्यू है, रो बाय टॉर्क ये हमारे पास जो है कांस्टेंट वैल्यू है। टेंशन भी उन्होंने कह दिया उसके अंदर कांस्टेंट ही होती है इस हिसाब से। तो हम लोगों ने इसको क्या कह दिया, हमने वेव की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने रो बाई टी इज इक्वल टू 1/c² इसको कह दिया है, यानी कि टॉर्क बाय रो जो है वो हमारे पास सी स्क्वायर के इक्वल है और रो बाय टॉर्क जो है वो 1/c² है, c² का इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेव आ गई है ये वाली। तो होपफुली मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों को मैं सारी एक्सप्लेन कर सकूँ। डायाग्राम जो मैंने आपको बना के दी है वो आप लोग वही कर लें जो मैंने बना दी है, और बाकी सारी आपकी बुक के ऊपर डेरिवेशन लिखी हुई है और मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। होपफुली समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।